स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, और इस शो में हम आपके तमाम शंकाओं का समाधान तो करते हैं, लेकिन कुछ अहम खबरें भी इस बीच आ रही हैं, तो जरा उस पर भी निगाह डाल लेते हैं। तो सब्सिडरी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की याचिका के बाद आज ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर पूरी खबर क्या है, मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, मुश्किलें बढ़ती हुई, और जरा बताइए क्या खबर आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक जो कि एक कठिन दौर से गुजर रही है, उसके खिलाफ रोजमर्टा ने एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन इंसॉल्वेंसी का है। ये क्यों किया है? क्योंकि अनपेड ड्यूज है कंपनी की तरफ से। ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कहा है कि अनपेड ड्यूज रहे उसकी तरफ से, इसलिए इसे दायर किया गया है। अब बात माने आगे जाकर क्या होने वाला है। ओला तो कह रही है कि वो सब लीगल रेमेडीज लेगी। उसने इसको लीगली ही चैलेंज करने का फैसला लिया है। अभी काफी दिनों से ओला ने काफी कदम उठाए हैं जिससे उसकी कॉस्ट कम हो। लगभग 1,000 एम्प्लॉयज को जाने को कहा गया है। साथ ही साथ उसके जो काफी एम्प्लॉयज हैं उनको और भी रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। वेयर हाउसेस को भी कुछ रिस्ट्रक्चर किया गया है। तो इसके चलते ओला ने कुछ कदम उठाए हैं, पर ये जो नया इंसॉल्वेंसी पिटीशन है, ये एक नया सरदर्द हो सकता है कंपनी के लिए। तो साफ तौर पर ओला की मुश्किलें बढ़ती हुई, और इन सब के बीच में कविता, पहले हमने देखा कि इसकी शुरुआत हुई सर्विस को लेके, सर्विस इशू, ऐसी खबरें भी आई थी कि आप सोचिए कर्नाटक में एक व्यक्ति इनकी सर्विस से इतना परेशान हो गया था कि उसने शोरूम को ही आग लगा दी थी। हाँ, बिल्कुल। मतलब इस तरह की खबरें आई। लोगों का विरोध काफी स्पष्ट रूप से दिखा है। बाद में हमने देखा कि जब नए नए लॉन्चेस हुए, बहुत सारी चीजें हुई, और आफ्टर आईपीओ उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम नजर आया था। ये स्टॉक 100 के पार भी, वरुण 157 के आसपास आया था स्टॉक, और वहां से अगर आप देखेंगे तो लगातार फिसलते गया है। और दिक्कत ये है कि खराब खबरें इसका पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ, कभी कोई खबर आ जाती है, कभी इसके बाइक में आग लग गई, कभी सर्विसेज को लेके कोई प्रॉब्लम। अब तो एनसीएलटी, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसको इंसॉल्वेंसी में इतने जल्दी खींच लेगा, क्योंकि अभी तो आईपीओ आया है, कुछ समय हो चुका है, और उसके बाद इस तरह की खबरें आना ये डरावनी है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अब ये स्टॉक है ना, या फिर ये कंपनी है ना, इसमें एक्सट्रीम पेसिमिज्म देखने मिला है। आप देखिए कहीं भी इसके लिए कोई पॉजिटिव खबर आपको देखने मिलेगी नहीं। हर जगह नेगेटिव खबर देखने मिलेगी। हर जगह अगर आप देखें तो कोई ना कोई कहेगा कि यार इसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। नेगेटिविटी के पीछे भी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, बुरी खबरें इसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन जिस तरह से हम ईवी की बात कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और जैसे इसका इंफ्रा भी देश में अब जोर पकड़ रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये एक कंपनी जिसने इतनी मुस्तैदी से कदम अपने आगे बढ़ाए, और लगातार जो है स्टॉक के लिहाज से, शेयर धारकों के लिहाज से हम देख रहे हैं निराशा ही हाथ लग रही है। डेफिनेटली निराशा तो हाथ लग रही है, क्योंकि चैलेंजेस है, और चैलेंजेस हर फ्रंट पे इस कंपनी के साथ है। आप देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था कि सर्विसेज को लेके है, इसके अलावा जिस तरह से इनके प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है वो है, और अब ये एनसीएलटी का इशू आ चुका है, ये है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों से ये कंपनी अपना मार्केट शेयर भी लूज कर रही है। आप देखिए ईवी में अगर आप देखेंगे, ईवी टू व्हीलर्स में तो बजाज ऑटो सबसे आगे निकल चुका है। ओला तो मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे आ चुकी है। टीवीएस ने भी इसको पीछे छोड़ दिया है। इस तरह का मार्केट शेयर जो है बाकी दिग्गज जो है वो एक्वायर कर रहे हैं। तो जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर अब आ रहा है ना, वो दरअसल दिग्गजों के पास आ रहा है, और ये कंपनी पीछे कहीं ना कहीं छूटते जा रही है। ये एक और दिक्कत की बात है। लेकिन जैसे कि मैं प्राइस को लेकर एक ट्रेंड आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेम सिचुएशन एक जमाना था जोमेटो के साथ थी। आप देखिए जोमेटो ने भी लिस्टिंग अच्छी हुई, उसके बाद 150-160 के आसपास गया, वहां से नीचे आके जोमेटो भी 45-47 के आसपास आया था। उसमें भी एक्सट्रीम पेसिमिज्म था, और उसके बाद एक टर्न अराउंड देखने मिला था। अब मुझे नहीं पता ओला में ये देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन जो स्टॉक की चाल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू जोमेटो है, तो आप उस लिहाज से भी स्टॉक पे नजर रखिएगा। ठीक है, तो ये तमाम बातें हैं, और इन सब के बीच में आप देखिए कि सबसे अहम बात यह है कि कोई भी चीज़ अगर ग्राहकों की सर्विस से जुड़ी होती है, हमने टेलीकॉम क्षेत्र में भी देखा था कि किस तरह से दिग्गज प्लेयर्स जो हैं एक वक्त पे तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे थे, और अब ओला के साथ भी यही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर उभरता हुआ क्षेत्र है, और वहां पर इस तरह के दिग्गज प्लेयर्स के साथ इस तरह की चुनौतियां आएंगी, जहां पर तस्वीर धुंधली नजर आएगी, तो उसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच फिर
फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत होने की संभावना है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सुमिता करीर जुड़ चुकी हैं। जी सुमिता, बताएं। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो अपनी इंडिया विजिट पे है और वो वाइड रेंजिंग टॉक्स करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ आज। इससे पहले वो कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिले थे और वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनके दौरे की है वो ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड ने अपना रिज्यूम कर दिया है एफटीए टॉक्स को, और ये तब हो रहा है जब ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ थ्रेट बना हुआ है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो एफटीए नेगोशिएशंस हैं ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक गैप के बाद हो रही है, 10 साल के गैप के बाद हो रही है। ये जो एफटीए टॉक्स थी ये रुक गई थी 2015 में। बाकी पार्टनरशिप की अगर बात करें तो ये जो रिजम्पशन ऑफ डायलॉग है एफटीए टॉक्स का, ये कल कॉमर्स मिनिस्टर ने अनाउंस किया जब वो अपने न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट से मिल रहे थे। और बाकी इंडिया और न्यूजीलैंड ने सी का एक पैक्ट था जो साइन किया था म्यूचुअल पार्टनरशिप के लिए 2010 में। अब देखने वाली चीज ये है कि ये जो दोनों साइड है जो एफटीए पे बात कर रही है इसमें जीटीआर है जो एक ट्रेड बॉडी है, उन्होंने बोला है कि चैलेंज आ सकता है टैरिफ के फ्रंट पे या ड्यूटीज के फ्रंट पे, क्योंकि इंडिया जो है वो ज्यादा चार्ज करता है और न्यूजीलैंड कम चार्ज करता है। तो टैरिफ स्ट्रक्चर को कैसे दोनों साइड्स स्ट्रक्चर करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी देखने वाली। न्यूजीलैंड काफी टाइम से इंडिया के लिए एक्सेस भी मांग रहा है जो डेयरी इंडस्ट्री है, बट इंडिया का मानना है कि उससे डेयरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये कैसे दोनों साइड्स अपनी टॉक को बढ़ाते हैं। बट एफटीए का और जो दोनों साइड्स उनका कोलैबोरेशन कुछ रीजंस की वजह से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, सिक्योरिटी, जो ग्लोबल चैलेंजेस हो रहे हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस में, उसके लिए सिक्योरिटी को इंश्योर करना, इंप्रूव मार्केट एक्सेस, एनहांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को मैनेज करना, ये एक चीज जो होगी वो इम्पोर्टेंट होगी। राइट, चलिए तो यहाँ पर शुक्रिया सुमिता तमाम डिटेल्स के लिए, और देखना होगा, नज़र रहेगी यहाँ पर किस तरह से क्या कुछ निकल कर आता है इस पूरे दौरे में से। बाजार की एक चाल पे हम डाल लेते हैं नज़र, उसके बाद एक ब्रेक का भी समय हो जाएगा। फिलहाल बैंक निफ्टी अगर आप देखिए 48,378 के लेवल्स यहाँ पर फिलहाल कारोबार होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात यहाँ पे हो रही है। मार्केट ब्रेथ फिलहाल 1364 एडवांसेस और 1263 यहाँ पर हमें डिक्लाइंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम थोड़े से ब्रॉडर मार्केट्स की ओर भी रुझान लेकर जाएं, जहां पर अगर हम मिड कैप की बात करें तो फिलहाल आधे % और ऑलमोस्ट उसी स्तर को होल्ड करने की कोशिश, लगभग 258 अंक ऊपर। स्मॉल कैप पे भी एक बार नजर डालें हम तो यहां पर भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.1% की तेजी और 105 अंक ऊपर ये दिखाई दे रहा है। तो बाजार काफी हद तक होल्ड करने की कोशिश में तो लगा हुआ है। और भी स्टॉक स्पेसिफिक हमें बातचीत करनी है, सुबह के साथ बनी हुई हूँ, और एक खास बात यह है कि इस शो में न सिर्फ हम जो है शेयर बाजार की बात को आसान भाषा में आपको समझाते हैं, बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक खबरें भी आपको समझाते हैं, ताकि अगर आप इन कंपनियों में पैसे लगा रहे हैं तो आपके पास तमाम जानकारियां होनी चाहिए, उसके मुताबिक आप रणनीति बना सके। और प्रशांत और वरुण, आज भी हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स लेकर आए हैं जहां पर शेयर की चाल या तो हमें बहुत तेजी में दिखाई दे रही है, यहाँ हमारा खास फोकस एसएमई आईपीओ पे भी रहने वाला है, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जुड़ना चाहूंगी मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम के साथ, क्योंकि अभिषेक, मुथूट फाइनेंस में हम देख रहे हैं 3.5% की तेजी, पिछले 6 महीने में लगभग 12.5% हमने देखा है कि स्टॉक जो है वो दौड़ चुका है। यहां पर सोने की चमक जो लगातार बढ़ रही है, क्या उसका एक फायदा जो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है? गोल्ड लोन के एयूएम की अगर हम बात करें तो कंपनी के लिहाज से 1 लाख करोड़ के पार अब ये आंकड़ा जो है निकल चुका है। आप क्या कुछ गैदर करके आए हैं अपने विश्लेषण में, बताइएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सोने में जो तेजी हो रही है, हम रिकॉर्ड भाव देख रहे हैं, ना सिर्फ एमसीएक्स पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी $3,000 के ऊपर के भाव निकल गए हैं। और कई ब्रोकरेज हाउसेज ऐसा मान रही हैं कि भाव जो है ये $3500 तक भी जा सकता है। मैक्वारी की रिपोर्ट आई है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि मुथूट को सपोर्ट मिल रहा है। और मुथूट फाइनेंस की तरफ से एक अपडेट आया है कि जो गोल्ड लोन का जो एयूएम है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 1 लाख करोड़ रुपए के भी पार निकल गया है। और ईयर ऑन ईयर यानी कि सालाना आधार पर जो राइज है वो है करीब करीब 34-35% के आसपास की।
जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट कंपनी के एमडी हैं। उनका कहना है कि लेंडर्स का, कस्टमर्स का, इन्वेस्टर्स का कंपनी में भरोसा लगातार कायम है और वो जो शेयर होल्डर हैं उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए और उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। अगर हम कंसोलिडेटेड एयूएम की बात करें तो वो 1,10,000 करोड़ रुपए के भी पार निकल गया है। सोना लगातार चमक रहा है क्योंकि सेफ हेवन डिमांड बढ़ रही है। सेफ हेवन डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर नए रेस्ट्रिक्शंस, नई पॉलिसीज वो लेकर आ रहे हैं और उसके चलते सुरक्षित निवेश की मांग सोने की बढ़ रही है। हमने कल देखा है कि भाव जो है निकल गया है $3,000 के ऊपर कॉमेक्स पर और लगातार ऊपरी स्तर पर टिके हुए हैं। एमसीएक्स पर शुक्रवार को सोने ने 88,280 रुपए का रिकॉर्ड बनाया है। तो अगर सोना मजबूत है तो सोने को जब हम गिरवी रखते हैं तो उनकी प्राइस ज्यादा मिलती है। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि गोल्ड लोन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और कंपनी का यह कहना है कि एनबीएफसीज या फिर फिनटेक प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी लोगों को लोन मिलने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं और इसका फायदा गोल्ड लोन के क्षेत्र में कंपनी को मिल रहा है। जैसा कि आप बता रही थी कि इस साल अब तक अगर हम मुथूट फाइनेंस के शेयर की चाल की बात करें तो 3% के आसपास की ही तेजी है। हालांकि बाजार की अगर आप चाल देखेंगे तो ये 3% भी ज्यादा लगेगा। अगर आप 6 महीने की बात करें 12.5%, लेकिन अगर 1 साल की अवधि की बात करें तो इंडेक्स को बड़े मार्जिन से मुथूट फाइनेंस ने आउट परफॉर्म किया है। करीब 70% के आसपास के रिटर्न्स जनरेट करके कंपनी ने दिए हैं। मुथूट फाइनेंस काफी दमखम वाली कंपनी है। गोल्ड फाइनेंसिंग की बात करें तो भारत की ये सबसे बड़ी कंपनी है और गोल्ड ज्वेलरी के बदले ये पर्सनल लोन देती है कंपनी, बिजनेस लोन देती है। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट आया है कि पिछले 9 महीने में कंपनी ने करीब 14 लाख नए ग्राहक भी जोड़े हैं। अगर हम नतीजों की बात करें, जो नतीजे आए थे तीसरी तिमाही के, तो मुनाफे में 33% और एनआईआई में करीब 43% के आसपास की ग्रोथ दिखी थी। लेकिन सोने की जो चमक है, लोग कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिसको अगर अब शादी ब्याह के लिए बाइंग करनी हो वो थोड़े परेशान जरूर होंगे, लेकिन जिनके पास सोना है उनकी वैल्यू निश्चित तौर पर बढ़ती हुई दिख रही है और उसका फायदा मुथूट फाइनेंस के निवेशकों को भी मिल रहा है। ओके, चलिए ग्रेट। तो मुथूट फाइनेंस एक बड़ा बेंचमार्क जो है इन्होंने गोल्ड फाइनेंसिंग में वो पार किया है। 1 लाख करोड़ के ऊपर के इनके एयूएम हो चुके हैं और अभिषेक ने आपको बखूबी समझाया, अभिषेक सत्यवर्तन ने आपको बखूबी समझाया कि किस तरह से मुथूट फाइनेंस जो है उसने अब तक अपनी ग्रोथ डिलीवर की है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुथूट फाइनेंस पे विस्तार से हमें ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन चलिए, जैसे कि अभिषेक ने अभी बताया, एक स्टॉक जिसने आपको पैसा कमा के दिया और ईटी नॉट स्वदेश पे हमारा फोकस पैसा कमाना और पैसा बचाना, इन दोनों पे ही रहता है। तो एक अभिषेक ने तो आपको बता दिया कि कौन सा स्टॉक पैसे कमा के दे रहा है और कैसे कमा के दे रहा है। लेकिन अब चलते हैं हमारे दूसरे अभिषेक के पास, यानी कि अभिषेक गांव शिंदे के पास। और दरअसल अगर आप देखेंगे तो एक आईपीओ आया है और वो है एसएमई का आईपीओ। इसका नाम है डिवाइन हीरा। इसका आईपीओ जो है वो आज से खुल रहा है और 19 तारीख को इसका आईपीओ बंद होने वाला है। करीब करीब स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो 90 रुपए का जो है वो इशू प्राइस इस कंपनी ने रखा है और कंपनी का जो ओवरऑल इशू साइज है वो ऑलमोस्ट 32 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ये तो आईपीओ के डिटेल्स मैंने आपको बता दी और कंपनी का जो मार्केट कैप होगा, अगर पूरा हो गया, आईपीओ भर गया और उसके बाद लिस्टिंग हुई ढंग से, तो 117 करोड़ रुपए के आसपास का ये मार्केट कैप होगा। लेकिन ये कंपनी करती क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, आईपीओ में पैसा लगाने के पहले तो सबसे पहले यही समझना रहता है कि ये कंपनी करती क्या है और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। और अभिषेक गांव शिंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये सब बताने के लिए, हमारे हेड ऑफ रिसर्च। अभिषेक, आपने तो इस कंपनी को पूरी तरह से अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ा होगा। इसका नाम तो है दिव्य हीरा, राइट? डिवाइन हीरा का मतलब होता है दिव्य हीरा। तो ये दिव्य हीरा करता क्या है? देखिए, जैसे कि आपने नाम ही बताया डिवाइन हीरा, तो उससे बेसिकली लगता है कि ये कंपनी जो है सोने चांदी के व्यापार से जुड़ी हुई है। पर इसके बिजनेस मॉडल में एक चीज़ डिफरेंट है कि आमतौर पे हम जो सोने चांदी से जुड़े कंपनी को देखते हैं वो एक ज्वेलर्स होते हैं जिनकी दुकान होती है जहाँ पे आम ग्राहक जाता है और सोने चांदी के प्रोडक्ट्स लेता है। पर इस कंपनी में डिफरेंट ये है कि ये कंपनी जो है B2B बिजनेस मॉडल फॉलो करती है और B2B बिजनेस मॉडल भी के साथ साथ जो इसकी सोर्सिंग होती है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होती है। तो इसको मैं ऐसे समझाऊं कि ये कंपनी जो है कि थर्ड पार्टी प्लेयर से प्रोडक्ट्स बनवाती है, उस प्रोडक्ट्स को बड़े इंस्टीट्यूशनल जो ज्वेलर्स हैं या कॉर्पोरेट्स हैं उनको बेचती है। तो पूरे मामले में अगर आप देखें तो हालांकि नाम
से लगता है कि ये सोने चांदी से जुड़ी हुई कंपनी है, पर अगर इसके बिजनेस मॉडल को अगर क्लोजली आप देखें तो आपको एक कंपनी कैसी लगेगी जो होलसेल ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। पिछले साल कंपनी ने करीब करीब 183 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, बट उसका प्रॉफिट महज 1.5 करोड़ था। तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं कि सोने चांदी से जुड़ी हुई कंपनी इतना कम मुनाफा, उसका मुख्य कारण यह है कि ये कंपनी जो है होलसेल रिटेलर के रूप में काम कर रही है, कहीं से माल बनवा रही है और किसी और को बेच रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो ऐसे होलसेल कारोबार में है, उसके बावजूद भी इसकी ग्रोथ को लेकर चिंताएं खड़ी हो रही हैं, या आप कहना चाह रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है इस बीच में। अगर आप मुंबई शहर से परिचित है तो ये कंपनी जवेरी बाजार से ऑपरेट करती है। बिल्कुल, वो तो गोल्ड का सबसे बड़ा बाजार है, जवेरी बाजार है। ऐसे हार्डली कोई होगा सोने का खरीदार जो शायद नहीं जानता हो जवेरी बाजार को। तो हमारे जो सूत्र बताते हैं कि ये जो कंपनी जिस तरह का बिजनेस मॉडल फॉलो कर रही है, हाँ। इस तरह की हो सकती है कि कई सारी कंपनियां जवेरी बाजार में हो। बिल्कुल, तो हाँ। एक चीज यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट निकल कर आती है कि ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है जो कि एक इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें इसके बिजनेस मॉडल में जो की थिंग है वो ये है कि ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अगर आपको आपका जो सप्लायर है उसको आपको इमीडिएट पेमेंट करना पड़ता है, हाँ। आपका जो कस्टमर है उसको आप क्रेडिट देते हैं, इस बीच में जो फंडिंग होता है वो आपको जुगाड़ना होता है। अगर आप देखें इस आईपीओ में जो 30-32 करोड़ का आईपीओ है उसमें से करीब करीब 60% फंड जो है कंपनी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए यूज करने वाली है। अच्छा। तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो कि एक शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है, हाँ। उसके लिए अगर किसी कंपनी को आईपीओ लाना पड़ रहा है तो आने वाले एवरी ईयर में आपको जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आप कैसे तो रेड फ्लैग हुआ प्रशांत। 42 करोड़ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है FY25 का, उसमें से 19 करोड़ की फंडिंग सिर्फ आईपीओ से हो रही है। और इस जैसी कोई कंपनी है नहीं ऑलरेडी लिस्टेड, है ना? ऐसी कंपनियां अगर है, ये जो व्यवसाय है हीरे और सोने चांदी का, अगर आप देखें तो पिछले साल करीब करीब 3,60,000 करोड़ से ऊपर का व्यवसाय हुआ था। अच्छा। उसमें एक ये छोटी सी कंपनी 1,83,000 करोड़ की, तो वहाँ 1,83 करोड़ की, उस पैमाने पर देखें तो ये बहुत बड़े ओशियन में एक बहुत छोटा सा सीप। और अगर जेम्स एंड ज्वेलरी में एक्सपोजर लेना ही है तो मैं टाइटन में क्यों ना लूं? ये एक सवाल हो सकता है कि अगर जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट में हमें देखना है तो हम कौन सी और लेकिन आमतौर पे अभिषेक जी एक चीज होती है, मतलब आईपीओ किसी भी कंपनी का है, रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में दिलचस्पी जग जाती है। हाँ, तो ऐसे में सबसे अहम सवाल तो यही है कि निवेशक क्या करें, दूर रहें। यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपने जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट की बात की, बट मैं तो कह रहा हूँ कि ये कंपनी जो है इसका की काम जो है, की ऑपरेशन है, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने वाली कंपनी को पैसे की जरूरत है, वो या तो बैंक के पास जाएगा, आईपीओ लाएगा, या कहीं और से अरेंज करेगा। ये कितनी बार इस तरीके से फंडिंग का अरेंजमेंट आम निवेशक इसके लिए करते रहेंगे? पहला कंसर्न ये, बहुत बड़े ओशियन में एक छोटी सी कंपनी है। और तीसरी अहम बात ये है कि ये कंपनी अपनी तरफ से कुछ भी बनाती नहीं है। तो आपका अगर जनरली होता है कि ये एसएमई सेट का सेगमेंट का आईपीओ है, यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये कंपनी डिसरप्टर है? नहीं। क्या ये कंपनी को रिवॉल्यूशन ला सकती है? नहीं। क्या इस कंपनी का कोई पास्ट ट्रेंड है जो ये कहता हो कि ये कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी कंपनी हो पाएगी? तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि 25 साल से कंपनी अगर मार्केट में है और उसके बावजूद अगर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, तो इस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पर हम अगले 3 या 5 साल का अगर व्यू लेना चाहें तो बहुत मुश्किल तो है। ऐसे में ऐसी जगह पर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा डीप डाइव करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, और बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस्ड सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट और एक्सपर्ट हैं उनकी राय के बाद ही इस तरह के स्टॉक्स में जाना चाहिए। कॉशन वापरनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है कई सारे एसएमई आईपीओ उसी में आ रही थी, बिल्कुल, क्योंकि रेगुलेटरी की भी गाज जो है एसएमई आईपीओ पर गिरी हुई है, और ऐसे बहुत सतर्कता और आपको जो है सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह भी है, और इसीलिए हम ये खास पेशकश भी लेकर आए हैं। तो मुझे अगर आप 3 थंब रूल्स बताएं, एसएमई आईपीओ में अगर आपको पैसे लगाने हैं तो 3 अहम बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो कौन सी होंगी? सबसे पहले तो अगर कंपनी का कोई यूनिक बिजनेस मॉडल है, से फॉर एग्जांपल कोई नीश एरिया है जहां पे कोई कंपनी के पास कोई टेक्नोलॉजी है और उसको फंडिंग की जरूरत है जिसके द्वारा उस टेक्नोलॉजी से वो बिजनेस को बड़ा कर सके। दूसरा ये है कि उसके पास ऐसा टैलेंट हो जो कि बाजार में इजीली अवेलेबल नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि उसके जो बिजनेस के जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी इंटीग्रिटी हो, उनका
उनका एक नाम हो या उनकी पुरानी काबिलियत हो जिसके आधार पे हम कह सकें कि ये कंपनी को आगे ले जा सकेंगे। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी की अगर आप बात करें तो अक्टूबर 24 में इस कंपनी में केवल 9 लोग थे। बिल्कुल। अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि ये कंपनी अगर केवल 9 लोगों पर डिपेंडेंट है, उनमें से एक ने भी अगर कंपनी छोड़ दी तो कंपनी का क्या होगा। और अगर इस तरह की कंपनी को केवल 9 लोग ही चला सकते हैं तो कोई भी 9 लोग मिलकर क्या ये कंपनी खड़ी नहीं कर सकते। इस तरीके से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के आईपीओ पर विश्वास जगाना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल्स को देखे तो क्लियर वर्ड है, आप ऐसे कंपनियों से दूर रहे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल। फाइनेंशियल्स तो यही कह रहे हैं कम से कम। डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल से हमारी इस बेहद खास पेशकश में दर्शकों को काफी कुछ समझ में आया हो, और इसी तरह की एसएमई आईपीओ को लेकर लगातार हम ये पेशकश आपके पास लेकर आएंगे जहां पर आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा हमारे रिसर्च एनालिस्टों की तरफ से भी और गेस्टों की तरफ से भी। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, और हमें भी इजाजत दें क्योंकि शेयर बाजार सबका अधिकार में इस पेशकश को तो यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन